नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का चाय की चुस्की वाला स्पेशल प्रोग्राम। आपको बता दें दोस्तों, इस बार 75 पार चाय की चुस्की कार्यक्रम हो चुके हैं और इस बार हम आपको दिखाएंगे 76वां कार्यक्रम, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। जो हमारे यहाँ करनाल की सीजीएम हैं, उनसे बात करेंगे, जसबीर जी। उनसे जानना चाहेंगे उनके जीवन के बारे में, कैसे उन्होंने इतनी बड़ी स्टडी कर कर और ये इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, सीधी बात करना चाहेंगे, सीजीए मैडम है हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले आपका अब तक टाइम्स के जो 75 पार कार्यक्रम है, 76वां कार्यक्रम है चाय की चुस्की, बात करेंगे उसमें। बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच विकास जी। मैम। और मेरी तरफ जी से सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, सबसे पहले हम भी आपको आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं अब तक टाइम्स परिवार की ओर से। थैंक यू वेरी मच। मैम, मेरा पहला सवाल है आपसे कि जानना चाहते हैं आपके बारे में भी, आप इतने बड़े मुकाम पर कैसे पहुंचे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की है, ये मैं बताना चाहेंगे। जी विकास जी, मैं चंडीगढ़ में पली बड़ी हूँ। जी। चंडीगढ़ मेरी जन्मभूमि है। वहीं पे सारी पढ़ाई मैंने की है। स्कूलिंग मेरी चंडीगढ़ की ही है। कॉलेज भी मैंने चंडीगढ़ से किया है। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैंने एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की है। उसके बाद मैंने एलएलएम जो है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से परस्यू की आफ्टर जॉइनिंग जी द जुडिशल सर्विसेज। तो तो एक मोटे मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि आज तक जितना भी मेरा जो स्टडीज़ को लेके जो भी रहा है, दैट हैज़ ओनली बीन इन चंडीगढ़। और अब फ़िलहाल हरियाणा मेरी कर्म भूमि है, तो हरियाणा में जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती रहती है वहाँ पे काम करते रहते हैं हम। मैम, कैसा लगा आपको, आप एक महिला होके आपने ये जो कानून की स्टडी का मन बनाया हम्म, और जज बने आप, हम्म, ये पहले से ही आपने मन में धारण किया हुआ था? हम्म। तो ऐसा है विकास जी, क्योंकि ये पहले से मन वाली बात तो मुझे भी कुछ ध्यान है नहीं। जी क्योंकि जब मैं लॉ कर रही थी तब शायद इस उस टाइम इतना नहीं था ध्यान में। शायद उस टाइम ये भी आता था कि अभी प्रैक्टिस करनी है। तो चलते चलते जब हम पढ़ते रहे, एलएलबी कंप्लीट की। कभी हम कुछ एक फ्रेंड से बात कर लेते हैं। मेरा फ्रेंड सर्कल भी कुछ ऐसा ही था कि हम सारे इंक्लाइंड थे टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। जी तो फिर हमने इस तैयारी साथ में शुरू की। उस तैयारी के दौरान ही हमें लगा कि जुडिशल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स भी हमें देने चाहिए। और उसके लिए मैं और मेरी फ्रेंड, हम इकट्ठे पढ़ा करते थे। तो उसको करते करते ऑल्दो काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी एफर्ट लगा, मेहनत तो बहुत लगी। तो अल्टीमेटली 2011 में आई गॉट सेलेक्टेड इन हरियाणा जुडिशल सर्विसेज। तो उसके बाद का ये सफ़र है आज तक का। जी मैम, बेहद ही बड़ी सकारात्मक बात है कि जिस तरह से आपके मन में था नहीं कि आप जुडिशरी सर्विस में आने वाले हैं, और उसके बाद मैम आप इस सर्विस में आ गए, और बहुत बड़ी बात है। और काफ़ी बच्चे, यदि हम देखें, हम बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटियां स्टडी करें, तो आज हमारी जो वुमेन्स हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, वो भी काफ़ी, उनका काफ़ी क्रेज़ हो चुका है लॉ के अंदर जाने का। बहुत बड़ा प्रोफेशन बन चुका है ये वाला। और इसके लिए आप किस तरह का सजेशन देना चाहेंगे जो ये बच्चे हमारे इस प्रोफेशन में आ रहे हैं? देखिए, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि कंपैरेटिवली जब मैं उस दौरान को कंपेयर करूं जब मैं लॉ की पढ़ाई कर रही थी और आज मैं देखूं, तो काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच तो है ही है बच्चों में। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो अब जो लॉ की स्टडीज़ को परस्यू कर रहे हैं, तो उस टाइम शायद हमें इतना गाइडेंस नहीं मिलता था, हमें सीख सीख के पता लगता था। अब इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बहुत गाइडेंस अवेलेबल है, लोगों को नॉलेज है ऑलरेडी। अब चाहे हम, क्योंकि हम सोशल मीडिया से बहुत जुड़े हुए हैं, इंटरनेट सबके पास है, सबके पास इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल एट द क्लिक ऑफ अ बटन। हमें पता होता है कि हमने गूगल पे कुछ सर्च किया या हमने इंटरनेट पे कुछ सर्च करने की कोशिश की, तो हमारे सामने वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ये आज से 10-15 साल पहले इतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं था, इतना ज़्यादा हमें ईजिली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती थी। तो ये बड़ी अच्छी बात है
कि बच्चे अपने लीगल राइट्स को जानने के लिए भी लॉ की स्टडी करते हैं, उसको एज अ प्रोफेशन परस्यू करने के लिए भी कर रहे हैं। और उसमें से बहुत सारे बच्चों को, जिनको आज मैं भी मिलती हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं फ़िलहाल, जो हमारे पास इंटर्नशिप के लिए आते हैं, तो बहुत सारे लोगों में ये रुचि है। अब जुडिशल सर्विसेज वो जॉइन करना चाहते हैं, तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव चेंज है, बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स। सब इस चीज़ को बहुत रिस्पेक्टेबली भी देखते हैं। और दूसरी बात है कि उनको पता है, आजकल के बच्चों को पता है कि उनको करना क्या है। सबसे बड़ी बात ये है कि उनको ये पता है कि वो किस चीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, किस स्ट्रीम को परस्यू करना चाहते हैं। मैम इसमें बड़ा सवाल है कि जो बच्चियां होती हैं मैम 20 इयर्स तक में लॉ में आ जाती हैं वो, जी। लेकिन उनका जो मन है, उनका जो बड़ा कच्ची मिट्टी का मन होता है, हुँ, तो इन बच्चों को आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो जिस लक्ष्य पे चलना चाहती हैं, हुँ, जिस चीज़ को वो प्राप्त करना चाहती है, एक भविष्य उज्जवल बनाना चाहती है, हुँ। उसके लिए आप ऐसा कौन-सा मैसेज देना चाहेंगे? हम सिर्फ़ बच्चियों की बात कर रहे हैं? जी, जी। तो देखिए विकास जी, होता क्या है कि जैसे आपने कहा कि थोड़ा उस टाइम हमारा जो मन है वो बहुत अभी शेप ले रहा होता है। जी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर वो बच्चा या बच्ची जो लॉ परस्यू कर रहे हैं, उन्होंने जुडिशल सर्विसेज में ही आना है। ये उनकी अपने इंटरेस्ट है, उनकी अपनी चॉइस है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर वो बच्चा और बच्ची जो कि लॉ को परस्यू कर रहा है वो प्रैक्टिस ही करें। अब तो वैसे भी, क्योंकि लीगल जो एक पूरा का पूरा एक सिनेरियो है, वो चेंज भी हो चुका है। कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ में भी बहुत सारे लीगल चीज़ों को लेके, उनको लेके आपके पास पोस्ट हैं। बच्चे जो हैं प्राइवेट सेक्टर में लीगल अपने करियर को परस्यू करते हैं। और उसका एक रीज़न ऑब्वियसली है भी कि उनको अच्छा पे तो मिलता ही है, उनको अच्छा एक्सपोज़र भी बहुत मिलता है। तो जभी भी बच्चे लॉ को परस्यू करना चाहते हैं, इस चीज़ को ज़रूर क्लैरिफ़ाई अपने माइंड में ज़रूर एक क्लैरिटी रखें कि उनका आगे का पर्पज़ क्या है, किस चीज़ को लेके, किस चीज़ को ध्यान में लेके उन्होंने लॉ में एडमिशन लिया है। सिर्फ़, और ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा सिर्फ़ अपने जो लीगल राइट्स हैं, उनकी जानकारी रखने के लिए भी वो करते हों, क्योंकि हमारे पास ये सिर्फ़ वो नहीं होता कि हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी में जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ़ वकील नहीं आते, हमारे पास पैरालीगल वॉलंटियर्स भी होते हैं, हमारे पास सक्षम युवा युवतियाँ भी होते हैं। तो वो भी क काफ़ी हद तक अपने कानूनी अधिकारों के प्रति सजग हैं, उनको पता होता है इसके बारे में। तो शायद कहीं एक उस लीगल नॉलेज को एक्वायर करना भी बच्चों का जिसको हम कहते हैं एम हो सकता है। तो ये सबके अपने-अपने इंटरेस्ट हैं, तो उनको ज़रूर इस चीज़ को लेके हमेशा ध्यान रखें और इस चीज़ को लेके अपना परस्यू करें, जो भी करना चाहते हैं। जी मैम। दोस्तों आपको बता दें, हमारे साथ हैं सीजेएम जसबीर मैम। दोस्तों आपको बता देते हैं जसबीर मैम के पास एडीआर सेंटर का चार्ज है, और आपको बता दें इस सेंटर से कितने ही लोगों का भला होता है, इंसाफ मिलता है समय रहते। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा, जब से मैम ने यह चार्ज संभाला एडीआर का, तब से एक नई मुहिम जो चल रही है, हर दिन कुछ नया, कुछ लीगल राइट्स को लेकर कुछ ना कुछ नया अभियान चलता रहता है। मैम ये इतना लंबा सफ़र है ये वाला, लीगल सेल में आने का, कानून की पढ़ाई करने का। बहुत सारे इसके अंदर यदि हम बात करें बीट होती हैं कि एक आदमी यदि बच्चा कोई लॉ कर लेता है, एलएलएम कर लेता है, पीएचडी कर लेता है, उसके भविष्य में बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं। जैसे आपने बताया है कि आजकल बड़ी-बड़ी कंपनियों में भी लीगल एडवाइज़र चाहिए, कोर्ट में भी चाहिए, हर जगह बहुत सारा काम मिल जाता है। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि बच्चों का भविष्य कितना उज्ज्वल रह सकता है? देखिए, अगर हम सिर्फ़ बच्चों के भविष्य की बात करते हैं विकास जी, तो वो सिर्फ़ एक लीगल ही एक स्ट्रीम नहीं है। उनके पास अब तो अवेलेबिलिटी बहुत सारी है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको पता भी है, जैसे मैंने पहले बताया। पर अगर हम पर्टिकुलरली लीगल प्रोफ़ेशन की बात करते हैं, तो आपके पास आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में शुरू करते हैं कई बच्चे, कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अभी हमने पहले भी बात की, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का आजकल रुझान भी है, क्योंकि अब हम जितना भी बात करें, जी। जो भी हम चाहे हम अपनी इंस्टीट्यूशंस की बात करें, हम स्कूल्स की बात करें, हम घरों की बात करें, बड़ी कंपनियों की बात करें,
लीगली हर किसी को कोई ना कोई कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं जिनका समाधान उनको चाहिए होता है, तो उनको पता है कि उस चीज़ को लेकर हमें अगर एक प्रॉपर रेजोल्यूशन उस चीज़ का चाहिए, तो वो कहीं कोई भी यहाँ वहाँ की बात करके ठीक होने वाला नहीं है। उसको प्रॉपर रिटन में एक कानूनी तौर पर लिखित रूप से उसको सुलझाना है, उसका समाधान पक्के तौर पर करना है। तो इस चीज़ को लेके वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अब नॉलेज लोगों में भी बढ़ रही है। लीगल प्रोफ़ेशन को लेके भी लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और इससे पहले जब आप बात कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी की, तो मैं अगर आप चाहें तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी जी, लोगों बिल्कुल, को बिल्कुल। कि इसका पर्पस क्या है? जी। मैम जी बिल्कुल हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि इसका पर्पस क्या है लीगल एड का जिस तरह से आप इसको सँभाल रही हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका लोग कैसे लाभ ले सकते हैं? जी, तो देखिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी जिसको हिंदी में हम ज़िला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के नाम से जानते हैं। एक तो मैं ये ज़रूर बताऊँगी कि ये हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। हरियाणा, पंजाब, थ्रू आउट इंडिया आपको ये ज़रूर मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी जिसको हम डीएलएसए भी बोलते हैं। डीएलएसए आपको हर जगह मिलेगा। इसका पर्पस ये था कि सन 2012 में जब ये महसूस किया गया कि जो कानूनी अधिकार हैं लोगों के वो अच्छी तरह से प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं, या कानूनी सहायता लोगों तक, जो कि जब हम लोगों की बात करते हैं तो हम आम लोगों की बात करते हैं जिनको नहीं पता कि उनके कानूनी अधिकार क्या हैं, उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, जिनको यही पता नहीं है कि अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो गया है जिसका समाधान सिर्फ कानूनी तौर से हो सकता है, तो उनको जाना कहाँ है। और क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ लोगों के पास अभी फाइनेंशियली इतने ज़्यादा साउंड लोग नहीं हैं कि वो अपने घर को भी चलाएं, अपने बच्चों की पढ़ाई भी देखें और साथ साथ कोर्ट्स में आके केसेस भी लड़ें और उस पे खर्चा भी करें। तो हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा भली-भाँति इस चीज़ को लेके भी हमें पता है। हम काफ़ी लोगं के ऑलरेडी उनको जागरूकता तो है ही है इस चीज़ को लेके कि वो लोग शायद अवॉइड कर देते हैं जाना या कानूनी रूप से अपनी समस्याओं का समाधान करना, क्योंकि उनको लगता है एक तो टाइम बहुत ख़राब होगा, एक उनकी सुनवाई नहीं होगी और सबसे बड़ी जो बात है कि शायद वो फाइनेंशियली इस बर्डन को बेयर नहीं कर सकते, आर्थिक तौर पर मज़बूत नहीं होते। तो जब हम कभी भी इस चीज़ के बारे में सोचें, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी की मदद लीजिए। इसमें कैटेगरीज़ होती हैं, विमेन, महिलाएँ, चाहे वो 18 साल से नीचे हैं या 18 साल से ऊपर हैं, या कमाती हैं या नहीं कमाती हैं, अर्निंग और नॉन अर्निंग दोनों। हर वो महिला जो जिसको लगता है कि उसको अपना कोई केस कानूनी तौर से समाधान की ज़रूरत है, उसको कोर्ट में जाना है या कोर्ट में भी नहीं जाना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ मध्यस्थता केंद्र भी है एडीआर सेंटर में। तो अगर उसको कोर्ट जाने से पहले उस चीज़ का कोई समाधान चाहती हैं, तो वो हमारे पास यहाँ आएँ। हमारे पास आएँगे तो हम उनको पैनल एडवोकेट्स, जो कि हमारे पास एक एडवोकेट्स का एक पैनल होता है, 50 एडवोकेट्स का एक पैनल हमारे पास है। तो उनमें से उनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंगली हम उनको वो वकील मुहैया कराते हैं, और जिसका कि उनको कोई फ़ीस नहीं देनी, उसकी फ़ीस सरकार पे करती है, तो उनका कोई खर्चा भी नहीं लगता उसमें। दूसरी बात, 18 साल से कम उम्र के हर बच्चा इसमें आता है। हमारे जो विकलांग, दिव्यांग भाई-बहन हैं, वो इसमें कवर होते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग कवर होते हैं। हमारे सारे सीनियर सिटीज़न्स जो भी 60 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, चाहे वो महिला है या पुरुष हैं, वो इसमें कवर होते हैं। सिर्फ़ पुरुष जो हैं, जो 18 साल से ऊपर और 60 साल से कम हैं, जो कि अर्निंग हैं, अगर उनकी सालाना आय 3 लाख से कम है, तो उनके लिए भी ये सुविधाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क उनके लिए भी अवेलेबल हैं। उनको सिर्फ़ हमें एक अंडरटेकिंग लिख के देनी होती है कि उनकी जो सालाना आय है, वो 3 लाख रुपए से कम है। तो वो जब कभी भी यहाँ पे आएँगे एडीआर सेंटर में, तो कई बार क्या होता है, थोड़ा-सा मन में फिर भी हेजिटेशन रह जाती है कि हम वहाँ जाके किससे बात करेंगे और हम एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। तो वो भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ़ एक चीज़ करनी है कि आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे मेरे जो स्टाफ के मेंबर्स हैं, वो आपको एप्लीकेशन लिखने में भी मदद करेंगे। आपको बताएँगे भी कि अगर आपकी कोई कोई समस्या जब आप बताते हैं, तो क्या उसके लिए कानूनी तौर पे कोई कदम उठाना ज़रूरी है या नहीं है। आपको दोनों तरह से गाइड करेंगे। जहाँ ज़रूरी होगा, तो आपको वो अप्रोप्रिएट जो सॉल्यूशन भी देंगे। अगर लगता है कि कोर्ट में केस करना पड़ेगा, तो वो भी करेंगे।
वो अपने लेवल पे करते हैं, खुद करते हैं, उसके लिए उनको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है। मैम इसमें जो बड़ा सवाल उठता है कि किस तरह के केसेस एरिया सेंटर लेता है ताकि लोगों की मदद हो सके, उनका भला हो सके, उनको न्याय मिले। तो आपके पास जो केसेस आते हैं, किस तरह के केसेस आते हैं अधिकतर? देखिए, अगर हम सिर्फ महिलाओं की बात करें तो वो हम एज अ सोसाइटी इस चीज़ को लेके बहुत क्लियर हैं कि हमारे पास घरेलू हिंसा को लेके बहुत सारे केसेस आते हैं, क्योंकि ये आयरनी है पर ये सच भी है कि आज भी बहुत सारी महिलाएं घरेलू हिंसा का बहुत शिकार होती हैं। तो इसको लेके इस टाइम जो सबसे ज़्यादा हमारे पास महिलाओं के केसेस होते हैं वो वही हैं, या तो उनकी वैवाहिक कोई उनके डिस्प्यूट चल रहे हैं जिसको हम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स कहते हैं। अगर उसका कोई समाधान चाहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का समाधान है, बच्चों की कोई कस्टडी का केस है, उसको लेकर अगर कोई आते हैं तो हम उनको वकील प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा प्री लिटिगेटिव स्टेज, जबकि कोर्ट अभी केस जो है कोर्ट में नहीं गया है और आपने सिर्फ हो सकता है पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन ही दी है एक महिला ने कि मेरे साथ कुछ ऐसा गलत हो गया है और मैं उसने सिर्फ कंप्लेंट मूव की है, शिकायत। उस टाइम अभी कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, तो एसपी ऑफिस से भी हमारे पास वो एप्लीकेशन भेजी जाती है और वो दोनों पार्टीज़ को भेजते हैं, महिला की तरफ से भी और पुरुष की तरफ से भी। जो पार्टीज़ हैं उनको यहाँ भेजा जाता है मध्यस्थता केंद्र, जो मैंने बताया, मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन सेंटर। तो यहाँ पे हमारे ट्रेंड मीडिएटर्स हैं जो कि दोनों साइड की बातें सुनते हैं, इंडिविजुअली भी और फिर कलेक्टिवली। अकेले अकेले भी सुनते हैं बात, फिर दोनों को बिठा के भी सुनते हैं। इसकी कोशिश और इसका पर्पस ये है कि एक तो अगर ऐसा हो सकता है कि कोई लोग जो हैं वो कोर्ट जाने से बचें, तो वो तो होंगे ही होंगे। एक लिटिगेशन कम हो, क्योंकि हम जानते हैं कि कोर्ट्स में ऑलरेडी ओवरलोडेड है, हमारी कोर्ट्स जो हैं बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, लैक्स एंड लैक्स ऑफ केसेस आर पेंडिंग। तो उसका पर्पस ये होता है कि एक तो उनको कोर्ट का हैसल बच जाए, उनको कोर्ट में जाके ज़्यादा समय ना ख़राब करना पड़े, उनका जो है एक समाधान उनको यहीं बिना किसी उसके कानूनी प्रक्रिया के शुरू हुए ही उनको मिल जाए। अगर वो हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। वो नहीं होता है, अगर कोई उनका समाधान नहीं हो पाया, उनकी आपस में बातचीत करके उनको नहीं मिला कोई ऐसा सॉल्यूशन कि उनको लगता है कि नहीं, इस चीज़ को तो हमें लीगली ही इसको सॉर्ट आउट करना है, तब हम उनको प्रोवाइड करते हैं। उनको सिर्फ हमें बताना होता है कि हमारे पास एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है। इसके अलावा, ये सिर्फ हमने महिलाओं की बात की, इसके अलावा हर वो इंसान जिनके कोई भी, उनको लगता है उनके ज़मीन जायदाद को लेके कोई डिस्प्यूट्स पेंडिंग है, उसको भी इसमें लिया जाता है। बच्चों की कस्टडी, जैसे मैंने कहा, घरेलू हिंसा तो हो ही गई। 498 के केसेस, जो क्रूअल्टी के केसेस होते हैं, उसको लेके मेंटेनेंस के केसेस हैं, या हर वो इंसान जो अभी कस्टडी में, जो जेल में लोग होते हैं, जो अंडर ट्रायल्स हैं, जिनकी पास उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वकील नहीं है, तो उनकी भी एप्लीकेशंस, जब हम जेल विजिट पे जाते हैं तो उनकी एप्लीकेशंस लेते हैं। अदरवाइज सुपरिटेंडेंट, जो जेल के हैं सुपरिटेंडेंट हैं, वो हमारे पास भेजते हैं, तो हम उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। मैम अगर यदि हम बात करें, मेरे 2 सवाल हैं, वो भी समाज से जुड़े हैं मैम। एक तो पुरुषों का भी काफ़ी उत्पीड़न होता है, लेकिन वो अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते। एक इमेज बीच में आ जाती है, एक मान-सम्मान बीच में आ जाता है, ईगो भी आ जाती है। एक तो ये पहला सवाल है, और दूसरा सवाल मैम ये है कि कई लोग थानों में चक्कर काटते हैं, पुलिस थानों में, चौकियों में चक्कर काटते हैं, लेकिन वहाँ भी उनकी सुनवाई नहीं होती। तो ऐसे लोग सीधे यहाँ आ सकते हैं? आपने पहला क्वेश्चन पूछा विकास जी कि पुरुषों का जी, जी। उत्पीड़न होता है। हाँ जी। तो देखिए, ज़रूर होता है। और शायद जैसे आपने कहा कि कहीं ईगो की बात हो जाती है तो शायद वो बता भी नहीं पाते। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने उनको ये मैसेज दिया कि आप जब यहाँ आएँगे तो हम ज़रूर इस चीज़ को लेके आपको कोई ना कोई ऐसा समाधान ज़रूर बताएँगे। और इस चीज़ से मुझे याद आया कि मैं ज़रूर बताऊँगी इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। कई बार क्या होता है कि लोग पर्सनली विज़िट नहीं कर पा रहे हैं फॉर एनी रीज़न। तो आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है 22 66 138, 2266 138 इज़ द हेल्पलाइन नंबर ऑफ करनाल DLS से। 0184 करनाल का कोड है, STD कोड है, सबको पता है। 22 66 138 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप इस नंबर पे अगर आपको कोई ऐसी बात बता के उसका समाधान पूछना चाहते हैं कि उसका हो क्या सकता है, तो जो हमारा फ्रंट ऑफिस कोऑर्डिनेटर हैं वो कॉल्स को अटेंड करते हैं।
वो आपको बताएंगे। आप मंडे टू फ्राइडे इस चीज़ को लेके अपनी समस्या को लेके कॉल कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। और उसमें अगर आप हम ज़रूरत पड़ेगी कि आपको यहाँ आके एप्लीकेशन देनी है क्योंकि हमें आपको वकील प्रोवाइड करना है, तो हम वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आपको पहले ही आने में हेजिटेशन हो रही है तो कॉल ज़रूर करें, उसके बारे में पता ज़रूर करें, आपको सब कुछ बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि कई महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अपने उत्पीड़न को लेकर पुलिस थानों के चक्कर लगाते हैं, एप्लीकेशन दे देते हैं, उस पे सुनवाई नहीं होती, बहुत तरह के पुलिस के भी प्रोसेस होते हैं अपनी जांच के, तो वो कई बार लगता है ऐसे कि उनकी सुनवाई हो ही नहीं पाती, महिलाओं को सड़कों पे उतरना पड़ता है इंसाफ मांगने के लिए। तो ऐसे में लीगल एड जो अपना ये सेंटर है, ये उनकी मदद किस तरह से कर सकता है? हाँ जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब हमारे पास आते हैं, तो वो हमें बताएँगे कि उनकी किस तरह की समस्या है। तो जो हमारे पैनल एडवोकेट्स हैं, हमें जो जिस तरह की समस्या है, उस हिसाब से हम उनको पैनल एडवोकेट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसकी उसमें एक्सपर्टीज़ है, जो जानते हैं उसके बारे में। तो अगर हमारे पास ऐसी कोई महिला या पुरुष कोई भी आना चाहते हैं, तो वो ज़रूर आएँ। वो हम उनकी बात सुनेंगे, हमारे पैनल एडवोकेट बताएँगे कि उनकी समस्या का समाधान कानूनी रूप से ज़रूरी है कि हम उसको सीधा कोर्ट में लेके जाएँ, या फिर हम उसको यहाँ अपने मीडिएशन सेंटर में ले जाके, दोनों हो सकता है, क्योंकि बातचीत से बड़े-बड़े मसले सुलझ जाते हैं। कई बार होता क्या है कि घरों में या आस या पड़ोसी या रिश्तेदारों में वो बात सुलझ नहीं पाती क्योंकि शायद आपस में एक-दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। तो यहाँ पे उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे एक न्यूट्रल बंदा जो कि दोनों पार्टीज़ से कोई नाता नहीं रखता, वो दोनों ही पार्टीज़ को जानता नहीं है, वो दोनों पार्टीज़ की बात सुनेंगे। निष्पक्ष बात। निष्पक्ष बात सुनेंगे, उनकी बात सुनते हैं, उन दोनों की इकट्ठे भी सुनेंगे जैसे मैंने पहले बताया, तो उस चीज़ का समाधान बिना कोर्ट जाए भी हो सकता है, पर ये हर केस टू केस डिपेंड करता है। वो उसके लिए आपको आना ज़रूर, एक कष्ट तो ज़रूर करना पड़ेगा कि यहाँ आना पड़ेगा उसके लिए, और यहाँ आएँगे तो हम उनको बताएँगे कि उसका क्या समाधान है। जी, मैम एक बात, थोड़ा निजी क्वेश्चन है आपसे पूछना। मैं आपके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं हम लोग कि आप किस परिवार से संबंध करते हैं, कि मध्यवर्गीय परिवार है या कैसा परिवार है आपका? और आप एक बेटी हैं और आपको इतना प्रमोट किया उन्होंने, माँ-बाप ने, आप आज इस लेवल्स पे पहुँचे हैं, तो इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? हाँ जी, जैसे आपने कहा, ये तो अपरेंट है कि हम सारे मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं, तो मैं भी एक मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखती हूँ। हम 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं और मैं सबसे बड़ी बहन हूँ मैं सबसे बड़ा आई एम द एल्डेस्ट वन, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ बच्चों में। तो मदर मेरी हाउस मेकर हैं और माय फादर हू यूज्ड टू बी अ मैकेनिक, मेरे फादर मैकेनिक थे। जी। तो अभी फ़िलहाल वो घर पे ही हैं क्योंकि उनको एज़ सच कोई वो वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को काफ़ी लायक बना दिया है। मेरी सिस्टर एक बैंक में है, मेरा एक ब्रदर ही इज़ करंटली सर्विंग द नेशन इन बीएसएफ, तो वो जम्मू एंड कश्मीर पोस्टेड हैं इस टाइम। एक मेरा ब्रदर ऑलरेडी तैयारी कर रहा है, अ, उसकी भी जॉइनिंग होने वाली है, वो भी ही विल बी सर्विंग द नेशन इन सीआरपीएफ नाउ। तो तो हम सारे भाई-बहन अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने-अपने करियर्स को परस्यू कर रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान जाता है वो मेरे पेरेंट्स का, क्योंकि शायद मैं जिस परिवार से आती हूँ, तो उस परिवार में मैं पहली लड़की थी टू डू मैट्रिक्स। हमने मुझसे पहले 10वीं किसी लड़की ने नहीं की थी। तो ये उनकी कभी-कभी मैं खुद भी बहुत अमेज़्ड होती हूँ इस चीज़ को कि उन्होंने कैसे सोचा इस चीज़ को लेके, क्योंकि पहले कोई ऐसा हमारा कोई बैकग्राउंड था नहीं कि किसी को देख के या किसी से गाइडेंस लेके उन्होंने इस चीज़ को हमें पुश किया या मोटिवेट किया होगा। तो मुझे काफ़ी इस चीज़ को लेके हैरानी तो होती है, अभी भी काफ़ी होती है कि उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं करने दिया हमें। देयर वाज़ अ पॉइंट कि मैंने जैसे आपको बताया, बहुत मेहनत लगी। कई बार हम कोशिश करते रहते हैं, सफल नहीं होते, और शायद एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम सारे गिव अप करने की भी कोशिश करते हैं। तो उस टाइम वो जो पेरेंट्स का सपोर्ट रहा कि नहीं, आपने छोड़ना नहीं है अपने मकसद को या अपने सपने को नहीं छोड़ना, और हम जब तक साथ रहेंगे, साथ देते रहेंगे, जब तक सपोर्ट करते रहेंगे, जब तक वो सपने को हम अचीव नहीं कर लेते, वहाँ तक पहुँच नहीं जाते। तो देखिए, हम ये चीज़ तो हमेशा सुनते हैं कि हमारे सपने को अचीव करने में पेरेंट्स ने बड़ा साथ दिया है, पर उस ड्रीम को आगे फॉर द लाइफ टाइम परस्यू करने के लिए भी बहुत सपोर्ट लगती है पेरेंट्स की, पूरी फैमिली की। तो वो सपोर्ट मुझे मेरी फैमिली का और स्पेशली मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा
रहता है, आज भी उतना ही रहता है जितना तब रहता था जब मैं स्टूडेंट थी। तो उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं करने दिया, उन्होंने कभी भी किसी टाइमलाइन में मुझे या मेरे भाई-बहनों को बाँधा नहीं, कि हमने इतना टाइम तुम्हें दे दिया है, इस टाइम में करके दिखाओ जो भी करना है। उन्होंने बहुत एक तरह से हमें एक पूरा खुला एटमॉस्फेयर दे दिया, हम हमारे लिए कोई लिमिट्स नहीं रखी। उन्होंने कहा कि जब तक तुम नहीं उस चीज़ को अचीव कर रही हो, तब तक हम साथ हैं। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा बड़ा मोटिवेटिंग वेटिंग फैक्टर और इससे ज़्यादा कोई और सक्सेस के लिए आपको कुछ और चाहिए नहीं होता कि आपकी जो फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके बैकबोन हैं, आपके साथ चल रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये कोई बहुत ईज़ी होता नहीं है व्हेन यू कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन पहले से प्रेवलेंट ना हो। तो ऐसे पेरेंट्स को ये उन्होंने देखना, दूरदर्शिता रखना कि हमारे बच्चे वहाँ तक जाएँ। ये मैं कभी-कभी मैं अभी भी उनसे पूछती हूँ कि ये कैसे सोचा आपने? कैसे इस चीज़ को लेके आपके मन में कैसे आया? जी। तो शायद वो भी कहते हैं कि बस हमने अपने बच्चों को देखा और हमें लगा कि हमारे बच्चे करेंगे। तो शायद वो जो एक ही लाइन होती है कि हमारे बच्चे करेंगे, वो मैजिकल लाइन होती है। इससे बड़ा मैजिक कुछ हो नहीं सकता। तो वो मैजिक हैपेंड विद मी आल्सो एंड दैट इज़ हैपनिंग टू माय सिबलिंग्स आल्सो। वो भी इसी चीज़ को लेके चल रहे हैं। हम लोग आज भी उन्हीं उन्हीं की तरफ देखते हैं, उनका सपोर्ट चलते जा रहा है। तो जो भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए, बच्चों को टाइम लिमिट्स में ना बाँधें। कभी शायद कहीं डिसिप्लिन की ज़रूरत आ जाती है, वो डिसिप्लिन हमारे घर में भी रहा है, अभी भी रहता है। उसको हम कभी भी सरपास नहीं करते। लेकिन जब बच्चों के सपनों की बात आती है, तो उस पे विश्वास करिए। आप विश्वास करेंगे, तो बच्चे अपने आप विश्वास करना शुरू कर देते हैं। मैं बड़ी बेहद ही बड़ी आपने जो बात बताई है, दिल को छूने वाली बात है। मैं क्वेश्चन ये जानना चाहता हूँ कि आप घर में बड़ी बेटी हैं, आपने बड़ी मेहनत से जब मैट्रिक पास की और उसके बाद एलएलबी किया, एलएलएम किया, फिर जब आप जुडिशरी में सिलेक्ट हुई, तो मैम एक सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा प्यार घर में कौन करता है आपको? ये तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया विकास जी। ये तो देखिए, मैं ये तो अब मेरे पेरेंट्स भी देखेंगे, अब मैं किसी एक का एक का नाम नहीं ले सकती। जी। पर बात ये है कि येस, दिस इज़ अ वर्ल्ड वाइड नोन फैक्ट। जितने भी लोग मुझे जानते हैं, जी। वो ये ज़रूर जानते हैं कि माय फादर लव्स मी द मोस्ट। मेरे फादर कहते हैं इस बात को, मेरी मदर भी इस बात को कहती हैं दैट ही सीज़ द वर्ल्ड इन मी। वो मुझ में अपना जहान देखते हैं। तो शायद, और ऐसा नहीं है कि मम्मी ने कभी किसी चीज़ को लेके मम्मी कम प्यार करती हैं। पापा, माय फादर एक्सप्रेसेस लेस। ही वुडंट एक्सप्रेस हिज लव। वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते शायद। बीइंग अ फादर वो ऐसे हैं, मेरी मदर कर देती हैं। पर ये बात तो ज़रूर है कि शायद बीइंग अ डॉटर मेरा थोड़ा-सा झुकाव ज़्यादा इज़ टुवर्ड्स माय फादर। पर हैविंग सेड दैट, मैं मम्मी से भी उतना ही प्यार करती हूँ। जी। मम्मी तो मैं कह देता हाँ हूँ। जी, हाँ प्लीज़ जी। मम्मी को नहीं, मम्मी को पता है इस चीज़ को, जी। उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। जी। तो ये दोनों के लिए है। देखिए, मैं ना उस चीज़ को वेइ नहीं कर सकती या मैं इस चीज़ को मेज़र नहीं कर सकती कि मैंने जी। किसको ज़्यादा किया और किसको किसको कम कम किया है। किया? ये किसी-किसी दिन थोड़ा ये ऊपर नीचे ऊपर-नीचे हो होता जाता है। रहता है। वो डिपेंड करता है वो परिस्थितियाँ कैसी है। डिपेंड करता है। हाँ जी, हाँ। चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं, बेटियाँ पापा की परियाँ होती हैं और जो आज जिस बेटी से आप मिल रहे हैं, ये भी पापा की वो परी है, जिसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये वाली परी इतनी बड़ी उड़ान भर सकती है। दोस्तों बड़ा अमेजिंग प्रश्न था ये वाला, क्योंकि इसको बाँटना, इसको काटना बेहद ही मुश्किल होता है। तो मैम सबसे बड़ा सवाल, आप बड़ी बेटी हैं, आप तो सबको प्यार करती होंगी, जब आपको छोटे भाई-बहन दीदी-दीदी कहते होंगे, कैसा महसूस होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल विकास जी, ये हम सब जानते हैं। जब हम घर में हैं ना, तो दीदी-दीदी तो कोई भी नहीं कहता। जी, वो रूटीन में आ जाते हैं। उनके लिए तो मैं बड़ी बहन हूँ। जी, ये बात तो ज़रूर है कि हाँ, मेरी उनके लिए थोड़ी मदरली फीलिंग्स तो हैं ज़रूर, जी, सबके लिए हैं। जी, क्योंकि जो मेरा सबसे छोटा भाई है, वो मुझसे काफ़ी छोटा है, जी, बाकी जो भाई-बहन भी हैं। तो ये बात ज़रूर है कि जभी भी कोई बात ऐसी है कि जिसको डायरेक्टली नहीं कहना पेरेंट्स को, तो वो वाया मी, वो चैनल्स, मेरे जी, मेरे चैनल से वो उसको चैनलाइज़ करते हैं कि उसको कहना किस तरीके से है जी, या उनको उस मैसेज को पहुँचाना कैसे है। तो शायद आई प्ले रोल ऑफ अ चैनल बिटवीन माय पेरेंट्स एंड माय सिबलिंग्स। तो ये है बड़ा मज़ेदार वैसे। जी।
मैं कन्फेस करना चाहूँगी कि ये रोल बड़ा मज़ेदार होता है, जी। प्लेइंग बीइंग द एल्डेस्ट वन। और फिर शायद बहन होने से ना, हमेशा एक लड़की होने से एक सॉफ्ट कॉर्नर तो हमेशा रहता ही रहता है। जी। तो उन लोगों को भी इस बारे में पता है। एंड इस चीज़ को भी सारे लोग ज़रूर मानेंगे कि छोटे भाई-बहन थोड़े शरारती तो होते हैं, जी। थोड़ी शैतानी तो होती है उनमें, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा भी ज़रूर उठाते हैं। और ये सब मैं आइडेंटिफ़ाई करेंगी, हर कोई बड़ी बहन इस चीज़ से ज़रूर आइडेंटिफ़ाई करेगी, जो मैंने बात अभी की है कि वो थोड़ा-सा फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं, बट आई एन्जॉय दिस, तो मुझे ये मैम पसंद आप है। आपने भी कभी शरारत की है? ज़रूर की होगी विकास जी, मुझे अब एज़ सच याद नहीं। मैं मुझे अभी लगता नहीं आपको समय मिला नहीं, होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हम अब शरारतें वो कर लेते हैं जो शायद उस टाइम हमें टाइम नहीं मिला, या उस टाइम हम वो बिकॉज़ हम सारे ही पढ़ाई में लगे हुए थे, तो शायद वो जो नहीं की तो वो हम अब पूरा कर लेते हैं उसको। कभी जब मैं घर जाती हूँ या वो मेरे पास हैं, हम इकट्ठे हैं, तो वो जो छोटी-छोटी, छोटी-छोटी चीज़ें जो कभी-कभी छूट जाती हैं, वो हम अब पूरा कर लेते हैं उसको। मैम पूरा परिवार देश की सेवा में लगा हुआ है। हुँ, कभी सोचा था मम्मी-पापा ने कि मेरे बच्चे हुँ, इतने लायक होंगे, देश की सेवा के लिए जिस तरह से आप हैं, हुँ, आपके भाई आपने जैसे बताया हुँ, बीएसएफ में हैं, छोटे वाला भी तैयारी कर रहा है, सिस्टर भी है, हुँ। तो कैसा महसूस कैसा होता है? क्या मैसेज देना चाहेंगी आप लोगों को? देखिए, महसूस इस चीज़ को मैं शायद आई वुड फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, क्योंकि हम क्या शब्द ढूँढें इन चीज़ों के लिए। ये फीलिंग्स, कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिनका शायद कोई फीलिंग्स होती नहीं है। कुछ इमोशंस हैं जो सिर्फ़ इमोशंस हैं। हम इन चीज़ को किसी एक पर्टिकुलर वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो ये मेरे पेरेंट्स ने कैसे शुरू किया? मुझे मैंने बताया जैसे कि मुझे अभी भी, आज तक भी कभी-कभी वो बड़ी अमेज़िंग चीज़ें लगती हैं। कभी-कभी लगता है शायद मैजिक हैज़ हैपेंड, शायद ये एक जादू था किसी तरीके का, कि जो शुरू हुआ उनके सपनों से। उन्होंने अपने सपने हम सब लोगों में देखे, और वो अपने सपने बताए बिना कि हमने ये करना था, उन्होंने उसको हम हमारे ऊपर इम्पोज़ किए बिना हमें एक वो हमें संसार ऐसा दे दिया कि ये सब, इस दुनिया में जो तुम करना चाहते हो वो तुम करो। तो अ, तो ये सब सब बच्चों के लिए और सब पेरेंट्स के लिए है। बच्चों को प्लीज़ एक ओपन स्पेस दीजिए, उनको स्पेस दीजिए एक्सप्लोर करने का, उनको स्पेस दीजिए अपनी उड़ान भरने का। अम, उनके पंख बनिए आप, उनके विंग्स आप खुद बनिए। सपोर्ट करना कभी ना छोड़ें। अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई-बहन को, बड़ों को भी फॉर दैट मैटर। हम कभी-कभी सिर्फ़ यही बात करते हैं कि छोटों को सपोर्ट करें, ऐसे करें। बड़ों को भी उतने सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अपने माँ-बाप का भी सपोर्ट बने रहें, माँ-बाप बच्चों का बने रहें, अपने भाई-बहनों को सपोर्ट करते रहें, मोटिवेट करते रहें। मोटिवेशन कोई एक ऐसा दवाई या पिल नहीं है कि एक दिन हमने खाई और जिसका असर सालों-साल चलता रहे। मोटिवेशन आपको हर रोज़ थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी, हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मिल जाती है, और जब आपका परिवार ही एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, तो शायद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं अपने परिवार से ही वो मोटिवेशन हर रोज़ जितनी चाहिए वो ड्रॉ करती रहती हूँ। मैम कभी मन टूटा है कभी किसी बात को लेकर? या इतनी स्टडी इतना हैवी लोड जी, होता जी, जी। है, तो उसमें कैसे फ़ील कैसे होता है? कि क्योंकि ये चीज़ें मैम हर बच्चे के साथ होने वाली हैं, जो बच्चे इतनी बड़ी उड़ान भरने वाले हैं। हाँ जी, विकास जी, जब कभी-कभी हम किसी चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो कहीं भी सफलता नहीं मिलती है, तो कभी-कभी अ, हर इंसान का मन थोड़ा टूटता ज़रूर है। पर वो शायद एक उम्मीद भी वहीं से होती है कि हमसे कुछ अगर ये चीज़ अब नहीं हो पा रही, तो अपने आप को ब्रेक दें थोड़ा-सा। उस चीज़ को हमेशा के लिए छोड़ने की बजाय अपने आप को थोड़ा-सा ब्रेक दें, अपने आप को रिचार्ज करिए। जैसे मैंने आपसे शुरुआत में बताया कि शायद कहीं न कहीं मैं भी गिव अप करने वाली थी, जब मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड एफर्ट्स कर रही हूँ, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हूँ। तो उस टाइम जो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, वो आप में वो रिकिंडल करती है दैट मोटिवेशन। वो आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने की जो दोबारा ज़ील आप में दोबारा जलाते हैं वो, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। आप थक गए हैं, कोई बात नहीं, बैठिए, आराम करिए, ब्रेक लीजिए, देन स्टार्ट अगेन, डू नॉट गिव अप। जी। तो मैम मेरा आपसे एक सवाल बनता है कि जो हमारा ये कार्यक्रम है अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे इसकी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा विकास जी आपसे बात करके। एंड मुझे लगता है कि आपके ज़रिए बहुत सारे जो आप लोगों का इंटरव्यूज़ लेते हैं, लोगों तक बात पहुंचाते हैं उन तक, तो शायद उन इंटरव्यूज़ से
जो साक्षात्कार आप करते हैं उसमें से कई लोगों को बहुत वो सारी नॉलेज मिलती होगी, कईयों को मोटिवेशन मिलती होगी, कईयों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने का रास्ता जो शायद उनको नहीं मिल रहा वो ज़रूर मिलता होगा। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस। और एक बार फिर से ऑन दिस इंटरनेशनल वुमेन डे, वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द रॉकिंग वुमेन। कीप शाइनिंग, कीप लविंग, कीप रॉकिंग एज ऑलवेज। मेरा आखिरी क्वेश्चन है मैम, घर में शादी की बात चलती है आपकी, प्रेशर कितना है? कोई प्रेशर नहीं है जी। जी, बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है इसको लेके। चलिए मैम, आई एम आपने हैप्पी। जी, जी। मैं आई एम आपको मैं खुशी दिख रही हूँ तो आई एम हैप्पी एज आई एम। जी, कोई जी। प्रेशर नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये थी मैम जसबीर सीजीएम करनाल। दोस्तों हम चाहेंगे आप इस चाय की चुस्की को चाय पीकर देखें और साथ के साथ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और अपने कमेंट्स करें, क्योंकि जो ये आज का प्रोग्राम है, जो मैं आपको आज ये प्रोग्राम दिखा रहा हूँ, ये बेहद ही सकारात्मक प्रोग्राम है। अंत में मैम आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे देश को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर? तो देखिए, हम बहुत मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते रहते हैं हर रोज़। कोई भी ओकेजन होता है तो आजकल हमारे व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे हमें बड़ा कुछ देखने को मिलता है। तो आप प्लीज़ बिलीव करिए अपने आप में, रास्ते अपने आप बन जाएँगे। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई ये सोच के तो बिल्कुल ना चलें कि बहुत आसान होती है हर चीज़। हमें किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए ज़रूर करनी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है, हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है। शायद कई बार एक चीज़ को पाने की चाह में गिरना बहुत बार पड़ता है, बहुत बार टूटना पड़ता है। लेकिन प्लीज़ कीप राइजिंग अप। जब भी कभी गिरें, थकें या टूटा हुआ महसूस करें, प्लीज़ गिव योरसेल्फ अ ब्रेक एज आई सेड अर्लियर एंड राइज अप अगेन। खड़े ज़रूर हों उस चीज़ को लेके। एंड टू ऑल द गर्ल्स हु आर लिसनिंग टू मी, it is a very beautiful world. Go out there and explore and have a wonderful life. Keep believing in your dreams. और आपने जैसे कहा, लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं और हम सबसे ये दुनिया और ये समाज बहुत खूबसूरत है, तो उसको और खूबसूरत बनाने में अपना योगदान दें। लेकिन कभी किसी को अननेसेसरी तंग ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, अननेसेसरी डिस्प्यूट्स में ना पड़ें, कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंट्री। शायद ये हम आपस में करना शुरू, हर एक बंदा इंडिविजुअली करना शुरू कर देगा, इट विल बी अ बेटर वर्ल्ड टू लिव। सो थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद मैम, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों आप देख रहे थे अब तक टाइम्स का ये स्पेशल प्रोग्राम चाय की, जिसकी बात करेंगे उसकी 75 पार अब की बार हो चुका है ये चाय की चुस्की का प्रोग्राम। दोस्तों जाने से पहले फिर आपको एक मैसेज जो अब तक टाइम्स की ओर से दिया जाता है वो देना चाहूंगा आपको। दोस्तों इस समय हरियाणा सरकार का बजट सेशन चल रहा है और सबसे बड़ी हरियाणा की खबर मैं आपको बता देता हूं, हरियाणा के अंदर अधिकतर जो इनलीगल्स कॉलोनियां थी उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक लेआउट प्लान तैयार हुआ और जिस पर फैसला हो चुका है और काफी कॉलोनियां लीगल्स होने जा रही हैं और करनाल की भी बेहद ज्यादा कॉलोनियां हैं जिनको हरियाणा के मुख्यमंत्री लीगल करने जा रहे हैं। दोस्तों आप बने रहे हमारे साथ, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।